So today I'm here with a new chapter that is polymers. तो polymers वाला चैप्टर जो है इसमें एक छोटा सा चैप्टर है आपके पास और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें से क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो फर्स्टली इट शुड बी वेरी क्लियर कि पॉलीमर्स होते क्या हैं. पॉलीमर्स आपके पास ये जो वर्ड है दैट पॉलीमर स्टैंड्स फॉर सो मैनी. दिस पॉलीमर वर्ड stands for so many, but what so many? So many monomers together. अब मोनोमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर तो हमने कह दिया कि so many monomers. अब मोनोमर क्या है कि एक छोटा सा यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स उसको हम रिपीट करते हैं एंड वी गॉट पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये क्लोथ्स वेयर किए हुए हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखिए तो एक जैसा यूनिट जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. और रिपीट होने से वो एक बहुत बड़ा मतलब आपके पास एक पीस ऑफ क्लोथ बन जाएगा. उसमें से जितना भी आपको चाहिए होगा आप ले लेंगे. तो दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर. और पॉलीमर ये आपकी जो साइंस या टेक्नोलॉजी की आप बात करें उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आपकी लाइफ जो है वो कलरफुल हो गई है. जैसे आप कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, सी आई हैव वेयर दिस पर्पल जैकेट, तो ये भी एक तरह से क्या है आपके पास पॉलीमर है. आप चले जाएं कहीं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे कुछ खरीदना है, सूट या कुछ ऐसा खरीदना है, तो आप चले जाते हैं. वहाँ पे आपको जो शॉपकीपर है वो ये कहता है कि ये कॉटन है, ये टेरिलीन है, ये टेरिकॉट है. तो वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास पॉलीमर्स हैं. अगर आप बहुत गहराई से देखें, फर्नीचर है, ये आपका टेबल बना हुआ है, तो टेबल में भी क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई एंड दैट इज नोन एज पॉलीमर. उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं. तो पॉलीमर को अगर आपको डिफाइन करने के लिए कोई पूछ ले कि बताइए पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि पॉलीमर्स जो हैं एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड दोज पॉलीमर्स आर मेड बाय रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स. मोनो स्टैंड्स फॉर वन. मोनो स्टैंड्स फॉर वन कि एक यूनिट आपकी बार बार रिपीट होगी तो आपके पास क्या बन जाएंगे, पॉलीमर्स बन जाएंगे. और वो यूनिट जो है वो सेम भी हो सकती है और वो यूनिट जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉलीथीन है. देखिए इसके वर्ड के आगे क्या लगा हुआ है, दैट इज पॉली वर्ड लगा हुआ है. तो हमें यहीं से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दिस इज अ पॉलीमर. और जो उसके आगे वाला वर्ड है दैट इज द मोनोमर यूनिट. मुझे इस चीज को अगर समझना है कि पॉलीमर क्या है तो हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल उठा लेते हैं. उसमें हम कहते हैं कि पॉलीथीन जो है, जो आजकल क्या बहुत टाइम से जो है हिमाचल में तो बैन हो रखा है क्योंकि इट क्रिएट्स एनवायरमेंटल इश्यूज. तो उस वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था. अब आप सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो क्या आपको क्या देते हैं, वो कागज के लिफाफे देते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द वेजिटेबल्स इन दैट, राइट. बट पॉलीथीन जो था उसका अगर आप देखें उसमें बहुत ज़्यादा भार भी अगर आप भर दें तो वो टूटता बहुत कम था. जितना मर्जी आप मतलब जितना वो वियर कर सकता है उतना उसमें क्या भरते थे, मतलब आप सामान भर सकते थे और आप क्या देखते थे कि बहुत इजीली जो है वो टूटेगा नहीं. तो पॉलीथीन जो है या पॉलीमर्स जो हैं उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, उस पर भी हम बाद में थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है. जैसे कपड़ा ही है, आप उसको खींचिए तो इतना इजीली जो है वो आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, राइट. तो पॉलीमर की एक प्रॉपर्टी ये होती है पॉलीमर्स की कि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट. तो पॉलीथीन का एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं और इसमें हम देखेंगे कि आपके पास जो मोनोमर है वो क्या है. पॉलीवर्ड लग गया, इट इज वेरी मच क्लियर टू अस दैट इट इज अ पॉलीमर एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द मोनोमर यूनिट.
वो क्या होगी, उसकी मोनोमर यूनिट होगी। इट मीन्स कि आपका जो पॉलीथीन बना है वो इथीन का मॉलिक्यूल बार 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 रिपीट हुआ है और उसने एक लंबी सी चेन बना दी है। लंबी चेन भी बना सकता है, ब्रांचिंग में भी आपके पास पॉलीमर्स बन सकते हैं, या क्रॉस लिंकिंग भी आपके पास हो सकती है। दैट ऑल दोज थिंग्स विल स्टडी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीथीन जो है, यहां पे आप देखिए पॉलीथीन क्या है, is a polymer in which the repeating unit is this ethene. I have written N. ये N जो है so many numbers ऐसे बार बार रिपीट होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर एक या दो बार है तब तो हम उनको वैसे लिख देते हैं कि एक बार लिखा इथीन प्लस दूसरा वाला इथीन का मॉलिक्यूल आपने ऐड किया, बट ये N जो है, ये नंबर जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा हाई है, तो हम बार बार ना लिख के उसको N से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई इसकी पॉलीमराइजेशन हो गई, they got polymerized। और पॉलीमराइजेशन में क्या देखा जाता है कि चेन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, जो डबल बॉन्ड है कन्वर्टेड इनटू सिंगल, एंड ये जो एंड्स होते हैं यहाँ पे भी क्या, वो चेन अपना क्या कर जाती है, वैसा यूनिट बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, we'll take 2 molecules of इथीन, देखना चाहें अगर तो कैसे इसका मैकेनिज्म है। ये सिर्फ हमने 2 मॉलिक्यूल्स की बात की है कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे ज्वाइन होंगे। तो ये वाला जो आपके पास पॉलीमर बनेगा, इसका जो एडिशन एक दूसरे में होगा, ये जब एक दूसरे में ऐड होंगे तो दे विल फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये देखिए, ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, अगर इनका बॉन्ड टूटता है तो इक्वली आपके पास बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली दोनों कार्बन्स में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वैसा ही यहां पे होगा, यहां पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पे भी फ्री रेडिकल बनेगा। चलिए इसको आगे वाले स्टेप में करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड था सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यहां फ्री रेडिकल बन गया, यहां बन गया, यहां भी क्या है, फ्री रेडिकल, ऐसा ही फ्री रेडिकल यहां पे। अब क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ, ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, बट जो एंड्स हैं दे आर स्टिल एक्टिव। ये तीसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ बनाएंगे, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ऐसे ही बॉन्ड जो है वो बनता जाएगा और आपके पास एक क्या मिलेगी, चेन मिलेगी। यू गॉट अ चेन ओवर हियर एंड दिस विल फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ऐसे ऐसे करके आपके पास 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। पहले चेन का जो है वो इनिशिएशन होता है, चेन इनिशिएट होगी जिसमें आपके पास फ्री रेडिकल बनेंगे। दूसरी चीज कि आपके पास दूसरा स्टेप जो है दैट इज प्रोपेगेशन, वो चलता जाएगा, प्रोपेगेट हो रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। एंड थर्ड वन इज चेन टर्मिनेशन। लास्ट आपके पास क्या आता है कि ये जो एंड्स पे आपको दिख रहे हैं फ्री रेडिकल, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और ये आप ऐसे इसको दिखाते हैं, हाउ टू शो, विल शो, ये देखिए डबल बॉन्ड की जगह आपके पास क्या आएगा, सिंगल आएगा, एंड यू विल शो कि भाई इस तरफ भी ऐसी ही यूनिट है और इस तरफ भी ऐसी ही यूनिट है। जो रिपीट हो रही है यूनिट उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दिस इज द वे टू राइट द पॉलीमर्स। जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, आप क्या देखेंगे, ये वाली यूनिट बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, तो बार बार लिखने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, उस रिपीटिंग यूनिट को क्या करते हैं, विल टेक दैट रिपीटिंग यूनिट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड राइट n ओवर हियर। यहां पे हमने n नंबर्स लिए थे जो हमने पीछे किया, दैट वी हैव टेकन द n नंबर्स ऑफ ethene molecules, and what happened, they got connected with each other through which mechanism, that is free radical mechanism। और वो चलता गया चलता गया चलता गया और एक लॉन्ग चेन आपको मिली, और उस लॉन्ग चेन में आपके पास हाउ मेनी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट, इट इज n number of repeating units are there। so this is the way that how you'll write द पॉलीमर्स। आप कैसे पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट है उसको ब्रैकेट्स में लिखिए, एंड दैट ब्रैकेट शुड बी स्क्वायर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जो होगी वो क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट होगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इट इज
द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जो आपके पास पॉलीमर्स हैं वो डिफरेंट तरह के, वो जो पॉलीमर्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, एंड वी हैव 4 क्राइटेरियाज ओवर हियर। हमारे पास 4 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी क्लासेस या उनकी कैटेगरीज बता सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी में आप क्या बताते हैं कि हमें मिल कहां से रहा है, वो जो पॉलीमर है वो मिल कहां से रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉलीमर्स जो हैं वो सिंथेसाइज ही करते हैं। अब जैसे ये जैकेट है या कपड़े हैं, इनको तो सिंथेसाइज किया जाता है, नेचुरली तो आपको नहीं मिले, राइट। जैसे कॉटन क्लॉथ की बात करें तो कॉटन क्लॉथ का जो सोर्स है दैट इज नेचुरल, कॉटन क्लॉथ्स का जो सोर्स है दैट इज नेचुरल। या फिर वूल है, वूल से बने हुए कोई कपड़े हैं, उनका जो सोर्स है दैट इज नेचुरल। तो आपके पास ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, on the basis of structure, on the basis of the molecular forces among the molecules, and the last one and fourth one is what, that is on the basis of mode of their synthesis। उनको बनाया कैसे जाता है, कौन से मैकेनिज्म से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो, सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी वी हैव 3 क्लासेस। इट इज द फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर्स होंगे। द सेकेंड वन इज synthetic polymers, and the third one is semi synthetic। अब ये semi synthetic कैसे होते हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कैसे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं। जो हमें नेचर से मिलेंगे, जो पॉलीमर्स हमें नेचर से मिलेंगे वो नेचुरल होंगे, जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाएगा वो सिंथेटिक होंगे। और जो सेमी सिंथेटिक की बात आ रही है उसमें जो सोर्स है वो नेचर से लिया जाएगा, जो आपके पास इनिशियल जो भी आप लेंगे वो नेचर से लिया जाएगा, और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा लैब में। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, या उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है या इलास्टिसिटी आपने बढ़ानी है, तो उसके लिए आपने सोर्स ले लिया नेचर से, फिर उसको सिंथेसाइज किया। द सोर्स इज नेचुरल एंड मेथड इज इन द लैब टू प्रिपेयर दीज काइंड ऑफ पॉलीमर्स। तो सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचर से मिले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, लंबी लंबी चेन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लंबी लंबी चेन्स हैं उनकी, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, स्टार्च हैं, सेल्यूलोज है आपके पास। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है आपके पास दैट इज ऑफ नेचुरल रबर। आपके पास जो नेचुरल रबर होता है, मैक्सिमम लोगों ने घर में प्लांट्स लगाए होते हैं, अगर आप उसका एक पत्ता सा ऐसे तोड़िए तो वहां से क्या निकलता है, गम्मी सा मटेरियल निकलता है, उसमें से एक गम्मी सा मटेरियल निकलता है दैट इज लेटेक्स। तो क्या उस लेटेक्स को, वो जो आपके पास सोर्स है नेचुरल रबर का, क्या आप उस रबर को कहीं और यूज कर सकते हैं? अगर मुझे मान लीजिए गाड़ी के टायर्स बनाने हैं तो क्या मैं वहां पे उस रबर को यूज कर सकती हूँ? नहीं। रीजन कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट विल नॉट मैच, जो नेचर से हमें मिला वो मैच नहीं कर पाएंगी उससे। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करने के लिए हमें कुछ ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा कि हम उस नेचुरल रबर को क्या कर सके, कहीं और यूज कर सके। अदरवाइज नेचुरल रबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या जो इलास्टिसिटी है, आपने नेचुरली जो आप अपनी पोनी टाई करने के लिए रबर लगाते हैं उसको देखिएगा, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप खींचेंगे, आप फोर्स लगाएंगे, व्हाट हैपन, वो अपनी शेप चेंज कर देगा। शेप चेंज करने के बाद जब आपने वो अप्लाइड फोर्स हटा दिया,
जब आप उस अप्लाइड फोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो व्हाट हैपन, वो आपके पास दोबारा से वही वाली शेप ले लेगा जो पहले थी, उसी शेप में आ जाएगा. तो दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल. द सेकेंड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिनको आप लैब में सिंथेसाइज करेंगे. लैब में सिंथेसाइज करने वाले जो पॉलीमर्स हैं, जैसे नाइलॉन हो गया, नाइलॉन 66 है, या टेफ्लॉन है, ये सारे के सारे, पॉलीथीन हैं, ये सारे के सारे लैब में बनते हैं, राइट. एंड सेमी सिंथेटिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सोर्स नेचुरल होगा और इसको मॉडिफाई करने के लिए आप लैब में क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे. द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड. आपको कुछ पॉलीमर्स ऐसे मिलेंगे जो सिंगल आपके पास क्या करेंगे, एक लंबी सी चेन बनाएंगे, एक लाइन. लीनियर मीन्स ऐसे लाइन होगी, या हम ऐसे बता रहे हैं कि ये मोनोमर है, कि जैसे मोनोमर यूनिट रिपीट हो रहे हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे भी हैं. दिस HDP स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी पॉलीथीन. पॉलीथीन भी 2 तरह के होते हैं, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन. तो हाई डेंसिटी का जो पॉलीथीन है वो ऐसे क्रॉस लिंकिंग, सॉरी नॉट इन क्रॉस लिंकिंग, इट इज इन लीनियर फॉर्म. PVC है, या आपके पास और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं. Whereas in ब्रांच चेन क्या होगा कि ये भाई लीनियर तो होगा ही होगा, साथ में इनमें क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी. इस तरह के भी पॉलीमर्स आपको मिलेंगे. एंड द एग्जांपल्स आर लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है आपके पास. ये सारे के सारे कैसे हैं, किसके अंडर आते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंडर आते हैं, दैट इज अंडर द ब्रांच चेन पॉलीमर्स. क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आपके पास ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनमें 3 डायमेंशनल एक नेट बन जाता है, 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बन जाता है. एंड आपके पास आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये एक लीनियर पॉलीमर था, ये दूसरा लीनियर पॉलीमर है, इनके बीच में क्या हो गई है, क्रॉस लिंकिंग हो गई है इस तरह से. तो इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है वेकेलाइट. वेकेलाइट जो है एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, जिसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा गया कि आपस में वो जो लीनियर पॉलीमर्स हैं वो क्रॉस लिंक्ड हो गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं. तो वेकेलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड वेकेलाइट is an example of cross-linked polymer. Now see the next class, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, that is on the basis of molecular forces. यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे. सबसे पहले क्या बनता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि what is the difference between elastomers and fibers. और दूसरा क्वेश्चन which is very very important, यहीं पे मैं लिख देती हूँ इस चीज को, the difference between thermoplastic and थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको किसी ना किसी सीरीज में ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, या राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. तो इलास्टोमर्स की हमने थोड़ी सी डिस्कशन अभी जब हम नेचुरल सोर्स की बात कर रहे थे वहां पे भी कर ली कि इलास्टोमर्स में अब आपका जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है. तो आई विल राइट दैट व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द पॉलीमर्स, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, या ऐसे लिख दें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं. अब जिसमें वीक फोर्सेस होंगे वो इजीली क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा. जिनमें स्ट्रांग फोर्सेस होंगे उसको तोड़ने की अगर हम बात करें या उनको पिघलाने की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो तोड़ना या पिघलाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स आपके पास ऐसे पॉलीमर्स हैं
जिनके बीच में किस तरह के फोर्सेस होते हैं, विंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, इंट्रैक्शन, जो भी एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या मोनोमर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए हैं, उनके बीच में क्या है, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, ड्यू टू विच देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत कम होती है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं रबड़ पे, और रबड़ को क्या करते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने के बाद जब आपने उस फोर्स को रिलीज किया तो क्या हुआ, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज यू कैन से। जबकि फाइबर्स में क्या है, फाइबर्स में जो आपके पास बॉन्ड है, ईदर इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड और ईदर इट इज डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो हो सकता है। और ये वाली जो आपके पास बॉन्ड्स हैं या इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच के जो आप कह सकते हैं बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो उनकी इलास्टिसिटी की अगर आप बात करें या टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी हाई, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो थर्मोप्लास्टिक हैं उनको जब आप हीट करते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद आप उनको किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और बार बार आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। उस प्रोसेस में थोड़ी बहुत जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें हल्का सा चेंज आता है, अदरवाइज आप किसी भी शेप में उसको क्या कर सकते हैं, पिघला के उसको दोबारा से मोल्ड होते हैं, उनमें आप रखिए और फिर क्या बन जाते हैं, वो उस शेप को रिगेन कर लेगा। जब वो कूल डाउन होगा तो आपको वो शेप मिल जाएगी। जैसे कुछ चीजें हैं जो रैग वाले ले जाते हैं, उनको ले जाते हैं कि ये वाली प्लास्टिक बॉटल दे दीजिए और इसको मत दीजिए, ये वाली मत दीजिए। उसका क्या रीजन रहता है कि रिसाइकलिंग इज नॉट पॉसिबल इन सम पॉलीमर्स which will not regain the shape and it will not soften after some heating. जब आप हीट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आप कर सकते हैं, जैसा शेप उसको एक बार मिल गया है वो वैसी ही शेप में रहेगा। आप हीट करके उसको सॉफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, पिघला नहीं पा रहे हैं, और उसको कोई और शेप देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट इज थर्मोसेटिंग, कि सेट करनी है एक बार जो सेटिंग हो गई वो हो चुकी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मो वर्ड बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट, रिलेटेड टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर दिया, शेप चेंज हो गया, जिसमें आप बदलना चाहते हैं वो आप अपनी विश के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो दोज आर थर्मोप्लास्टिक्स। वेयरएज थर्मोसेटिंग जो है उनमें जो स्टार्टिंग में एक बार शेप मिल गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो एक बार सेटिंग हो गई है इट कांट बी चेंज्ड, राइट। एंड थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें जनरली क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी आप कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक में क्या हो रहा है, आपके पास क्रॉस लिंकिंग है, जिसकी वजह से उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड यू कांट ब्रेक दोज बॉन्ड्स बाय गिविंग टेम्परेचर, राइट। द नेक्स्ट वन इज इट इज वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन की बात करें तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने नेचुरल रबर की बात की थी। नेचुरल रबर में क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इज वेरी लेस। उस इलास्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, उस नेचुरल रबर को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वील एड सम सल्फर, हम सल्फर ऐड करते हैं। वैसे कोक उसको जो हार्ड बनाने के लिए, उसको नेचुरल रबर को रिजिड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कोक भी डाल सकते हैं, सल्फर डालते हैं। सल्फर जो है इट इज 3 to 5% ऑफ सल्फर इज एडेड इन नेचुरल रबर टू मेक इट more elastic and of high tensile strength.
इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब आप उसमें क्या ऐड करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं। एक नंबर का बहुत इजी सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, छोटे लोअर लेवल का क्वेश्चन, छोटी क्लासेस वाला क्वेश्चन है कि वल्केनाइजेशन क्या। जब तक आप ये चीज नहीं लिखेंगे कि वल्केनाइजेशन इज एडिशन ऑफ सल्फर, इट इज एडिशन ऑफ सल्फर इन नेचुरल रबर, and why we add sulfur, to make it more elastic and to increase its tensile strength, it is vulcanization। अब natural rubber इस तरह से आपके पास लीनियर पॉलीमर होगा, सल्फर जो है इसके बीच में क्या बना लेता है, क्रॉस लिंकिंग जो है इसमें थ्रू सल्फर, एक जो आपके पास लीनियर पॉलीमर है नेचुरल रबर का दूसरे के साथ थ्रू सल्फर बॉन्ड जो है वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, दैट इज नोन एज vulcanization, right? The next one is, it is on the basis of mode of synthesis, we have addition and condensation polymers। दो तरीके के polymers आप synthesize कर सकते हैं, addition polymers हो सकते हैं और condensation polymers। addition polymers में क्या होता है कि आप जितने भी molecules add करेंगे उनका आपको एक single product मिलेगा, there is no loss of any of the molecule, कोई change नहीं होता। जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और जो फाइनली आपको मिला उसका इंपीरिकल फॉर्मूला अगर आप देखें तो इट रिमेन्स सेम। आई विल राइट वन थिंग ओवर हियर, द इंपीरिकल फॉर्मूला, आई हैव नॉट रिटन द होल वन, इट इज इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट इज सेम, there is no loss of any of the molecule। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, that what is the difference between addition and condensation polymers। और कंडेंसेशन में क्या होता है, जब आप दो किन्हीं मोनोमर्स को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स को ऐड करते हैं, तो व्हाट हैपन, देयर इज लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, वाटर निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, आपके पास एल्कोहल्स निकल सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होते हैं, निकल सकते हैं। तो आप क्या इसमें देखते हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका इंपीरिकल फॉर्मूला और जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बचा है उसका इंपीरिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट, राइट। एडिशन में अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत बढ़िया इसका एक एग्जांपल वही पॉलीथीन वाला है एडिशन पॉलीमर में, दैट इज पॉलीमराइजेशन इसका हो गया है and you'll get, it is not like this, it is CH2 see the empirical formula, C2 दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी दो एटम्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के देखेंगे चार हैं, यहां पे भी देखिए n टाइम्स हैं, ये भी और इधर भी कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं। तो देयर इज नो चेंज इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्टिंग एंड फाइनल प्रोडक्ट, स्टार्टिंग जो आपने लिया है और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स देयर इज लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। सो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं नाइलॉन 66 का। नाइलॉन 66 आपके पास एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसमें आपके पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जब आप इसको ट्रीट कराते हैं विद एडिपिक एसिड, इट इज एडिपिक एसिड COOH, दिस इज ऑल्सो फॉर n टाइम्स। देन व्हाट हैपन, जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जब उनके बीच में पॉलीमराइजेशन होने लगती है तो H यहाँ से निकलता है और OH यहाँ से निकल जाता है, वाटर जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, और फाइनली जो है वो इंपीरिकल फॉर्मूला आपके स्टार्टिंग मटेरियल का और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। रीजन कि वहां से क्या निकल चुका है, वाटर निकल चुका है। तो नाइलॉन 66 आपके पास, जैसे यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल इधर पड़ा होगा, फिर हमने n नंबर्स लिए ना, तो ऐसे अल्टरनेटिवली आप सोच लीजिए कि इधर भी एडिपिक एसिड है, फिर आपके पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, या फिर आपके पास उसके बाद ये वाला है, फिर वही वाला है, ठीक है, अल्टरनेटिवली लगे हुए। तो जब ऐसा होगा तो H यहाँ से भी निकलेगा,
यहां से भी निकल गया ऐसे NH, ये बीच वाले को कुछ नहीं होगा, यहां से NH रह गया और ये पॉलीएमाइड, एमाइड लिंकिंग है ये, दिस इज एमाइड ग्रुप, राइट, दिस इज पॉलीएमाइड, CH2 4 टाइम्स, यहां भी क्या बचेगा, यही चीज बचेगी और ये यहां से भी OH निकल जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा रिपीटिंग यूनिट आपके पास आ रहा है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, बाहर क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन नाइलॉन 6 से और बनेगा, हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, बट अगर हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं तो वहां पे ऐसे फटाफट से करेंगे, राइट। क्वेश्चन बनता है कि इसको हम नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं। 6 is the number of carbon atoms in the monomer units। अब 2 बार 6 क्यों लिखा है, 2 बार 6 आप देखें, एक मोनोमर जो ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है, जो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6। दूसरे मोनोमर यूनिट पे आ जाइए, इट इज एडिपिक एसिड, इफ यू सी द नंबर ऑफ कार्बन ओवर हियर इट इज 1, 4 ओवर हियर, ये वाले कार्बन 4 हैं तो 4 और 1 5 हो गया और एक ये हो गया है 6। तो ये 6 किस पे डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन आता है कि 6 क्यों बोलते हैं हम इसको, 6 हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स में कितने कार्बन हैं, राइट। तो यहां से हमें दिख रहा है 6 एक में है, 6 दूसरे में है, तो दैट्स व्हाई वी से इट इज 6। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन प्रेपरेशन पूछ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपरेशन, नाइलॉन 6 की प्रेपरेशन बताइए। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछता है कि सिर्फ मोनोमर यूनिट्स लिखिए, मोनोमर यूनिट्स के नाम बताइए। तो मोनोमर यूनिट ये क्या है, इट इज हेक्सा, ये मिथाइलिन होता है, हेक्सा मिथाइलिन, और ये NH2 डाइएमीन, एंड दिस इज एडिपिक एसिड। राइट, जो फाइनली बना दैट इज नाइलॉन 6। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन नहीं 3 हो गए, चौथा क्वेश्चन कि आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या है उसका एग्जांपल दीजिए, आप दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, दैट इज कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोपॉलीमर्स, बताइए कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। जैसे को एडुकेशन होता है कि ऐसा स्कूल जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, मतलब डिफरेंट है, स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लड़के अलग हैं लड़कियां अलग हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं, गर्ल्स स्कूल सारी की सारी लड़कियां, बॉयज स्कूल सारे के सारे लड़के। को एडुकेशन में क्या होते हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। मतलब वैसा ही पॉलीमर्स में है कि ऐसे पॉलीमर्स जिनमें मोनोमर यूनिट्स क्या हो, डिफरेंट, जिनमें मोनोमर यूनिट्स क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल आपके पास क्या आएगा, एग्जाम्पल इज नाइलॉन 6 का आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज प्रेपरेशन ऑफ सम पॉलीमर्स। हमारे पास कुछ एडिशन पॉलीमर्स हैं। एडिशन अभी हमने बोला, एडिशन पॉलीमर्स कैसे होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जिनमें किसी भी चीज का कोई लॉस ना हो, कोई मॉलिक्यूल का कोई लॉस ना हो, and the empirical formula of starting material and final product remains same. One more question from here, that is homopolymers are what? Homopolymers जिनमें monomer units कैसे हो, same हो। क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, यहां पे लिख देते हैं उस क्वेश्चन को, कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स, बताइए। होमो स्टैंड्स फॉर सेम, सेम क्या आपके पास मोनोमर यूनिट्स, इट इज सेम monomer units, and copolymers are what, different monomer units। डिफरेंस पूछ लेता आपसे, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स। डिफरेंट मोनोमर्स के इसमें आप एग्जांपल दे देंगे।
सिर्फ लिखेंगे नहीं, रिएक्शन भी लिखेंगे साथ में कि क्या रिएक्शन हो रहा है, नाइलॉन 6X बनता कैसे। सेम में पूछ लिया, सिंपल दे दीजिए पॉलीथीन, चाहे हाई डेंसिटी दे दीजिए चाहे लो डेंसिटी दे दीजिए। इट इज polythene is the example of homopolymers. Now in this case हम बना रहे हैं क्या, लो डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जो स्टार्टिंग आपके पास मोनोमर है, इट इज इथीन। कंडीशंस 350 to 570 केल्विन आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए एंड वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है एंड द प्रेशर इज अराउंड 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक। एंड व्हाट हैपन, वैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। चेन को आप ऐसे एक्सटेंड होता हुआ दिखाएंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे बंद और बाहर लगा देंगे एन। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा इट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। द नेक्स्ट वन इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ पे जो हमने रिएक्शन कंडीशंस ली हैं वो डिफरेंट है, जबकि आप क्या देखेंगे जो स्टार्टिंग मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट है द फॉर्मूला रिमेन्स सेम, ओनली द कंडीशंस वेरी। कंडीशंस वेरी करने से आपके पास क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज डिफरेंट। अब यहां से भी वही चीज मिलेगी। इफ यू विल सी द कंडीशन, द टेम्परेचर इज 333 to 343 केल्विन, अ वेरी स्मॉल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर हियर, बहुत कम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया गया है, इट इज ओनली 6 to 7 एटमॉस्फेरिक। जबकि लो डेंसिटी पॉलीमर बनाने के लिए हमने कितने एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई किया, दैट इज 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। बट यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हम जिगलर नाटा को बहुत यूज करते हैं, आपको वो नहीं है यहाँ पे, ऑर्गेनोमेटालिक आप नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जिगलर नाटा इज अ कैटलिस्ट which catalyze the reaction, speeds up the reaction and you got what, this। फिर एक्सटेंड करिए इधर, याद रखिएगा डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया है, चेन एक्सटेंड हो गई है, कार्बन की जो वैलेंसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, 4 ही रही है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, टोटल हो गए 4। कार्बन की वैलेंसी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, 4 का मतलब 4, राइट। द नेक्स्ट वन इज इट इज टेफ्लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ टाइम पहले बहुत रिसेंट उसमें ये रहा, न्यूज में रहा कि दिस इज वेरी गुड पॉलीमर टेफ्लॉन, जो आपके नॉन स्टिकी आप बर्तन वर्तन यूज करते हैं, कोई भी यूटेंसिल है घर में जो नॉन स्टिकी है, उस पर किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की। एंड इट इज पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथीन। इसमें आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या देख रहे हैं, जैसा आपके पास इथीन था ना, उसकी जगह H की जगह क्या आ गया है, फ्लोरीन आ गया है। याद रखने का तरीका है, उसकी जगह क्या आ गया है, फ्लोरीन आ गया है। जितने भी H थे वो रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटलिस्ट, वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। वहां भी क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में ऐसे इस तरह से बंद कर दीजिए, बाहर लगा दीजिए N। तो दिस इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। द नेम ऑफ दिस इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ये जो एब्रिवेशन ये है, ये यही है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और नॉर्मली हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, दैट इज टेफ्लॉन। द नेक्स्ट वन इज पैन, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑरलोन। आपको बड़ी बात पूछता है ऑरलोन बताइए कैसे बनता है, तो दिस इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल्स हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वही CH2 रहा, डबल बॉन्ड CH, एक H जो है रिप्लेस हो गया CN से। एंड दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कैटलिस्ट। अगेन वही डबल बॉन्ड के अराउंड, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, चेन आप वहीं से एक्सटेंड होती हुई दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ CN से ऐसा लगा दें, नो, जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं से एक्सटेंशन दिखाएंगे चेन का। तो दिस इज, क्योंकि टूटा तो ये वाला बॉन्ड है तो एक्सटेंड भी यहीं से होगा, लाइक दिस। तो दिस इज पैन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। जिसके साथ पॉली लग गया, इट मीन्स वो क्या है, आपके पास पॉलीथीन है, और जिसमें आपको मोनोमर उसका ढूंढना है। जैसे बोल दिया कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में बताइए उसका मोनोमर क्या है, तो आप
पॉली वर्ड हटा दीजिए, बचा हुआ क्या है, दैट इज मोनोमर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज टेरिलीन एंड इट इज इन द कैटेगरी ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स. यहाँ पे क्या होता है, इधर से H इधर से OH, वैसा ही इधर से भी H जाएगा. जब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, पॉलीमराइज होंगे, इधर से OH जाएगा, इधर से ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरीके से. जिंक एसीटेट और एंटीमनी ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराते हैं एट 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर एंड व्हाट यू विल गेट दैट इज टेरिलीन. जो आपको मिलेगा वो टेरिलीन होगा. देखिए यहाँ से क्या बचा, C डबल बॉन्ड O. नो, इट इज नॉट C डबल बॉन्ड O, इट इज ओनली CO. इट इज CO, chain extension from here, H2 CH2O. Now this one is C double bond O and extended from here n times. This is teriline. Now see the next one. It is glyptal. Glyptal में भी आपके पास जो starting material है it is ethylene glycol with थैलिक एसिड आपने लिया है. यहाँ से क्या हो जाता है, वही चीज इस तरह से ये भी निकलेगा, यहाँ से इधर से भी आपका क्या जाएगा, H जाएगा. थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करिए. इट इज HO. तो H इज रिलीज फ्रॉम हियर. द फाइनल प्रोडक्ट व्हाटएवर यू गॉट इज CH2 CH2O C double bond O. This benzene ring over here, ऐसे लगाइए इसको. यहां से भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एक्सटेंशन फ्रॉम हियर एंड n टाइम्स. ये जो फाइनली बना आपके पास इट इज ग्लिप्टल. द नेक्स्ट वन इज it is nylon 66. We have already discussed it. It is condensation polymer. The removal of water molecule from here. ये देखिए H यहाँ से, एक H यहाँ से जाएगा, OH ऐसे जाएगा. तो फाइनली आपके पास क्या बन जाता है, इसमें जो लिंकेज होती है दैट इज पॉलीअमाइड लिंकेज. इट इज CH2 6 टाइम्स NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O. चेन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम हियर n टाइम्स. दिस इज नाइलॉन 66. इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए कि क्या पूछ सकता है. द नेक्स्ट वन इज इट इज नाइलॉन 6. इसमें 6 लगा हुआ है. इट मीन्स द स्टार्टिंग मटेरियल इज हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज 6. आप इसमें क्या देखते हैं, पहले जो इसका मोनोमर होता है, नाइलॉन 66 का जो मोनोमर होता है इट इज कैप्रोलेक्टम. और कैप्रोलेक्टम को ऐसे बनाया जाता है, साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, उसका प्रोसेसिंग कराते हैं एंड फाइनली यू विल गेट कैप्रोलेक्टम. ये मिलता है. और वो कैप्रोलेक्टम यूज होता है किसको बनाने के लिए, नाइलॉन 6 को बनाने के लिए. एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइलॉन 6 का जो मोनोमर यूनिट है वो बताइए क्या होता है. नाउ अब आप क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है इस तरह से. आपको क्या मिल जाता है, ये टूट जाएगा, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा. इट इज कन्वर्टेड इनटू NH2. एक यहां से मिला इसको H एंड चलते जाइए यहाँ पे CH2. हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5. CH2 5 टाइम्स एंड ओवर हियर इट इज COOH. यहाँ पे क्या बन जाता है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O पहले से है, OH वाटर से मिला. तो आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस केस आर 6. कितने कार्बन एटम्स हैं स्टार्टिंग मटेरियल में, दैट इज 6. और क्या होता है, यहाँ से H निकलता है. when n number of these units combine together what they form, आगे वाले पेज पे कर लेते हैं इसको. it is NH2 n times CH2 5 times COH. n number of units, H यहाँ से निकल रहा है, OH यहाँ से निकल रहा है. what you will get, it is NH CH2 5 times C डबल बॉन्ड O. बंद कर दीजिए, ब्रैकेट्स में बाहर लगा दीजिए N. तो दिस इज नाइलॉन 6. नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज वेकिलाइट. वेरी इंपॉर्टेंट.
ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हैं जिसमें फिनोल को आप ट्रीट कराते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड, एंड व्हाट यू विल गेट it is orthohydroxy benzyl alcohol and parahydroxy benzylic alcohol, आपके पास दो आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब कहता है कि या तो ये वाले कंबाइन हो जाए या फिर पर्टिकुलरली ये वाले कंबाइन हो जाए, तो आपको एक लीनियर चेन पॉलीमर मिलेगा। यू विल गेट लीनियर चेन पॉलीमर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल मोनोमर्स, तो दिस इज नोवोलैक। ये नोवोलैक होता है, पूछ लेता है, कभी पूछता है कि नोवोलैक बताइए। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, एक और तरीका है कि ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाए। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये वाला अपने साथ ही कंबाइन हो या फिर ये वाला अपने साथ ही कंबाइन हो, तब आपके पास क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट चेन मिलेगी, एक लीनियर चेन मिलेगी। बट व्हेन दिस ortho is reacting with para, then you will get a 3D structure, and by that 3D structure you got a polymer which is bakelite। ऐसा आपके पास ये वाला इसके साथ जब पॉलीमराइज होता है, what you will get bakelite, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया है। इनके बीच में क्या हो गई है, क्रॉस लिंकिंग हो गई है। ये जो लीनियर चेन्स थी, जो नोवोलैक में हमें मिल रही थी लीनियर चेन्स, उन लीनियर चेन्स में CH2 के थ्रू क्या हो गई है, क्रॉस लिंकिंग हो गई है, एंड दिस इज वेकेलाइट। ये क्या है आपके पास, वेकेलाइट है। द नेक्स्ट वन इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। आप मेलामाइन, this is melamine, this is formaldehyde, they'll form an intermediate. After the polymerization of this one, you'll get, यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है, यहां से H निकलता है, यहां से भी निकलेगा, इधर से भी एक्सटेंशन दिखाएंगे, यहां से भी निकलेगा, इधर से भी एक्सटेंशन दिखाएंगे, यहां से भी निकल रहा है, इधर से भी एक्सटेंशन दिखाइए, ब्रैकेट में बंद करिए और क्या लिख दीजिए बाहर, N लिख दीजिए। This one is what? That is melamine formaldehyde. The next one is Buna S, very very important. पूछता है Buna S नाम क्यों दिया? While say that the polymer is Buna S, this Bu stands for, ये आपके पास क्या है? It is 1,3-buta या buta 1,3-diene. It is buta 1,3-diene, and this is styrene, and they are polymerized in the presence of sodium. This Bu stands for this butadiene, ये यहां से उठा लिया। Na stands for sodium, ये Na stands for sodium, this stands for this, and S stands for styrene। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से ये पॉलीमर बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरीके से बनेगा, डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, सिंगल की जगह डबल हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल, ये आगे चेन को एक्सटेंड करेगा। सी कैसे इसको बनाएंगे, इट इज CH2, ये सिंगल हो गया बॉन्ड, ये देखिए डबल से सिंगल हो गया है, यहां सिंगल से डबल हो गया है, यहां डबल से सिंगल हो गया है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है CH, यहां सिंगल हो गया है, जहां जहां सिंगल हो गया उधर से क्या कर दीजिए, एक्सटेंशन दिखा दीजिए, एंड इस बेंजीन की रिंग को वहीं जहां पे इसकी पोजीशन है वहां पे लगा दीजिए, कर दीजिए ब्रैकेट में बन, लगा दीजिए N, और बन गया है आपके पास क्या, Buna S। द नेक्स्ट वन इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जो आपके पास मोनोमर यूनिट है दैट इज नोन एज आइसोप्रीन। इसमें ये जो आपने ब्यूटा 1,3-डाइइन लिखा था उसमें H रिप्लेस हो जाता है CH3 से। अगर आप इसका नाम देना चाहें तो इट इज 1,2,2-मिथाइल 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइइन, 2-मिथाइल ब्यूटा, सॉरी स्मॉल, ब्यूटा 1,3-डाई
इन। ये आपके पास क्या है, एक मोनोमर यूनिट है नेचुरल रबर बनाने के लिए। व्हेन यू विल टेक n नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ दिस एंड पॉलीमराइज देम, what happen, double bond changes into single, single changes into double, double changes into single, and जहां जहां सिंगल बने वहां से चेन एक्सटेंड करिए, CH2 सिंगल, CH3 डबल, क्योंकि हमको जो वैलेंसी है कार्बन की उसको पूरा रखना, 4 रखना है हमने, ऐसे नहीं कि 4 से कम हो जाए या 4 से बढ़ जाए, नहीं तो कार्बन को हो जाएगा कुछ, क्योंकि कार्बन के पास होने चाहिए कितने बॉन्ड्स, 4। तो दिस इज नेचुरल रबर, पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं आप इसको। और ये था नेचुरल की बात। अब आप सिंथेसाइज भी करते हैं रबर्स को, और जो पहला काइंड है इट इज नियोप्रीन रबर। इसमें क्या आपके पास चेंज है, पीछे वाले में CH3 लगाना, नेचुरल वाले में यहाँ पे उस CH3 की जगह क्या है, इट इज Cl, क्लोरो है, इट इज 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइइन, इट इज फॉर नियोप्रीन रबर। इसमें भी वही हो जाएगा, डबल की जगह आ गया सिंगल, Cl, सिंगल की जगह आ गया डबल, डबल की जगह आ गया है सिंगल, जहां बन गए हैं सिंगल उनको बना दीजिए, उनका बना दीजिए बॉन्ड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नियोप्रीन रबर। द नेक्स्ट वन इज इट इज बूना एन, इन विच द आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल लेंगे और दिस ब्यूटा 1,3 डाइइन लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इसको कराएंगे, तो आपके पास वैसा ही एक बन जाएगा CH2। अब सिंगल बना दीजिए इसको, CH यहां डबल हो जाएगा, CH यहां सिंगल हो जाएगा, CH2 यहां बॉन्ड बनेगा इसका, CH2 यहां सिंगल हो जाएगा, CH CN को ऐसे ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप इधर लगा दें, नो, यहां से चेन एक्सटेंड, यहां से चेन एक्सटेंड, यहां लग गया है N, और आपके पास क्या बन गया है, बूना N। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जो आपके पास पॉलीमर्स बनाते हैं, आप सिंथेसाइज करते हैं, उनके जो मोनोमर्स होते हैं उनकी जो वेरिंग लेंथ होती है, अलग अलग लेंथ होती है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं उसका, वो जो उनका मॉलिक्यूलर मास है उसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि इस वाली चेन की लेंथ इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। निकालते कैसे हैं वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की डिफरेंट डिफरेंट चेन्स हैं, उनका मास मान लीजिए M1 है, M2, M3 है। M1 जिनका मास है वो N1 काइंड के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, N2 का मॉलिक्यूलर मास M2 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं आप, सिंपल वन, N1 M1 प्लस N2 M2। अब नंबर ऑफ आपके पास चेन्स हो सकती हैं, N3 M3 प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज summation of I is equal to 1 to N Ni Mi upon Ni। छोटा करके लिखना है, ऐसे लिख दीजिए। अगला है आपके पास the next method by which you can get the molecular mass of the polymer, that is weight average molecular weight। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, it is M1 स्क्वायर करना पड़ेगा, करते हैं ऐसा, ऊपर भी M1 से मल्टीप्लाई, M2 वाले को M2 से मल्टीप्लाई, N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्म में लिखिए 1 to N Ni Mi square divided by Ni Mi। So this is all about the chapter in which we have studied
द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स, हमने उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ी, और लास्ट में हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. वी हैव टू वेज, एक एवरेज वाला मेथड है और एक वेट एवरेज वाला मेथड है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.